दोस्तों, आप सभी जानते हैं आज़ादी के पूर्व भारत में इस्पात उद्योग में क्रांति लाने वाले टाटा स्टील, जिसे हम पूर्व में टिस्को के नाम से जानते थे, जिसकी आज टाटा कंपनी का वैल्यू जो 1.5 लाख करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है। लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि ये कंपनी एक ऐसे दौर से भी गुजरी है जब ये कंपनी बंदी होने के कगार पर पहुंच चुकी थी। ये वाक़या सन 1924 की, जब इस कंपनी के आर्थिक हालात बहुत ही ख़राब हो चुका था। मजदूरों को वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे स्थिति में यह कंपनी उस संकट से कैसे बाहर निकली, ये आज के वीडियो में हम जानेंगे। और साथ ये भी हम जानेंगे कि जमशेदपुर में टाटा स्टील की स्थापना कैसे हुई और जमशेद जी टाटा ने इस्पात उद्योग की स्थापना भारत देश में क्यों की। मैं एनके आप सभी का मसाल न्यूज़ में स्वागत करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप सभी हमारे मसाल न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक और कमेंट्स भी ज़रूर करें। कमेंट्स आप कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, चाहे वो अच्छा हो या ख़राब हो। आपके मार्गनिर्देशन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम टाटा स्टील के इतिहास को जानेंगे और ये भी जानेंगे कि जमशेद जी टाटा का इतिहास क्या रहा है। दोस्तों, जमशेद जी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को गुजरात के दक्षिण प्रांत नवसारी में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नौशेरवान जी तथा माता का नाम जीवनबाई टाटा था। वह बचपन से ही अपने पिताजी के साथ बिजनेस में शामिल हो गए थे। उनके खानदान में उनका पिताजी एक पहला व्यक्ति थे जिसने व्यवसाय में अपना कदम रखा था। 14 वर्ष की उम्र में ही जमशेद जी टाटा अपने पिता के साथ मुंबई चले गए और अपना व्यवसाय शुरू किया। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जमशेद जी टाटा जी ने 1867 में मैनचेस्टर का दौरा किया। इसके दरमियान उन्होंने वहाँ थॉमस कोलाइल, जो वहाँ के एक प्रसिद्ध व्यवसायी थे, उनका व्याख्यान को सुना। उन्होंने अपने व्याख्यान में बताया कि आज की स्थिति में जो देश लोहे पर कंट्रोल कर सकता है, वह देश आगे चलकर सोने पर भी कंट्रोल कर सकता है और इससे देश की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। उनके इस व्याख्यान का टाटा जी के दिलो दिमाग पर गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने ठान लिया कि हमें भारत में इस्पात उद्योग की स्थापना करना है। भारत में इस्पात उद्योग लगाने के लिए जमशेद जी टाटा ने 1902 में अमेरिका का दौरा किया। इस दरमियान वहाँ पर उन्होंने वहाँ के धातु विशेषज्ञ, जिनका नाम था जूलियन केनेडी, उनसे मुलाकात किया और उनके सिफारिश पर ही फेज पेरिन, उनसे भी मुलाकात किया। उनके बाद अमेरिका के इंजीनियर, जिनका नाम था पेरिन और सीएम बेल्ट, उन्होंने 1905 में इस्पात उद्योग लगाने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया और सर दोराबजी को उन्होंने सौंपा। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल सर दोराबजी के सामने ये खड़ा हुआ कि हमारे देश में ये जो इस्पात उद्योग हम लगाने जा रहे हैं, उनका स्थल कहाँ होगा, हमें खनिज पदार्थ कहाँ मिलेंगे, हमें कोयला और लोहा कहाँ मिल सकता है और जहाँ पानी की प्रचुर मात्रा भी हो, ये खोजना बहुत ही ज़रूरी था। और साथ ही इस्पात उद्योग लगाने के लिए उन्हें फंड की भी आवश्यकता थी। उन्होंने इस सवाल को कैसे हल किया, आगे जानेंगे। सबसे पहले स्थल की खोज शुरू हुई और उसके लिए एक टीम बनाई गई, जिसमें अमेरिका के सर्वेक्षण विशेषज्ञ चार्ल्स पेज पेरिन और सीएम बेल्ट और साथ ही भूगर्भ शास्त्री जो भारत के थे, उनका नाम पीएन बोस हैं, वो भी शामिल थे। इसी दरमियान 1903 के अंत में जमशेद जी बीमार पड़ जाते हैं और 1904 की शुरुआत में ही उनकी पत्नी हीराबाई दवो का निधन हो जाता है और उसके कुछ पश्चात ही 19 मई में भारत के उद्योग के पितामह जमशेद जी टाटा का निधन जर्मनी के ही एक शहर में हो जाता है। अपने पिता के देहांत से सर दोराबजी काफ़ी दुखी और आहत हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने मन में ठान लिया था कि पिता के सपनों को पूरा करेंगे, उनके अरमानों को हम दफन होने नहीं देंगे। दोस्तों, यहाँ एक बात का जिक्र करना बहुत ही ज़रूरी है। अपनी मृत्यु से पूर्व जमशेद जी टाटा ने 1904 में ही अपने पुत्र सर दोराबजी को एक पत्र लिखा और उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे पास सब कुछ है, देश में विद्यमान खनिज पदार्थ है, आपके पास धन है, आपके पास वर्क फोर्स है, इन सभी के सहयोग से आप हमारे देश में इस्पात उद्योग की जो मेरी परिकल्पना है उसे तुम पूरा करो। जमशेद जी के परिकल्पना को और उनके सपनों को साकार करने के लिए
उनका पुत्र सर दोराबजी अपने टीम के साथ आगे बढ़ जाते हैं स्थल की खोज में जहां उन्हें इस्पात उद्योग लगाना है। सर दोराबजी अपने टीम मेंबरों के साथ बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के खनिज पदार्थ इलाकों का दौरा शुरू किया और वह जगह खोजते भटकते उन्हें मिला 1907 में। उस जगह का नाम पड़ा जमशेदपुर, जो स्वर्णरेखा और खरकाई नदी के संगम के किनारे स्थित था। और ये इलाका जो है पूरा जंगलों से भरा हुआ था। जगह के साथ ही उन्हें एक रेलवे स्टेशन भी मिला जो कुछ मील दूर स्थित था, जिनका नाम कालीमाटी स्टेशन था। दोस्तों, इस जगह को बनाने के लिए उनके टीम मेंबरों ने यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ काफ़ी मेहनत किया। रोज़ाना पानी के उपयोग के लिए भिश्ती का प्रयोग किया जाता था, जिसके जरिए पानी को ढो करके स्तर पर लाया जाता था। यहाँ के स्थानीय लोग, खासकर ट्राइबल जाति के लोग जो यहाँ के मूल निवासी आदिवासी हैं, उन्होंने बहुत ही मेहनत किया और उस जगह को साफ किया और एक प्लांट लगाने लायक एक जगह बनाया। लगन, निष्ठा और परिश्रम से काम होता रहा। इसी दरमियान 1907 में टाटा स्टील को इस्पात उद्योग लगाने का रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो गया। इसके बाद प्लांट का विस्तारीकरण करने के लिए, प्लांट को लगाने के लिए टाटा स्टील ने इंडियन मार्केट में शेयर जारी कर 2 करोड़ 32 लाख जुटाए और इस पैसे से उन्होंने प्लांट का निर्माण किया। इस तरह सांची जो जगह है वहाँ पर टाटा कंपनी की स्थापना हुई और एक पहला मकान सांची जमशेदपुर में बनाया गया। इस तरह टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की नींव जमशेदजी टाटा ने की थी और 26 अगस्त 1907 को जमशेदपुर में दोराबजी टाटा द्वारा इसकी स्थापना की गई। टिस्को ने 1911 में पिग आयरन का उत्पादन शुरू किया और जमशेद जी के टाटा समूह की एक शाखा के रूप में 1912 में स्टील का उत्पादन शुरू किया। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 से 18 तक चला, इस दरमियान टाटा स्टील की जो भी प्रोडक्ट था उसकी काफ़ी मांग थी। इसके कारण टाटा स्टील काफ़ी ज़्यादा प्रगति की। यह सब देख करके सर दोराबजी काफ़ी खुश थे। मन में ये दुख था कि ये जो सपना उनके पिताजी ने देखा था आज साकार रूप ले रहा था। उन्हें लग रहा था कि पिताजी को कहे कि पिताजी देखो, मैंने आपके सपने को साकार किया है। इस बीच 2 जनवरी 1919 को भारत के गवर्नर लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने जमशेदपुर का दौरा किया। उन्होंने शहर का भ्रमण किया और साथ ही कारखाना का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण करने के पश्चात लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने इस औद्योगिक शहर का नाम जमशेद जी टाटा के नाम पर जमशेदपुर रखा और इतना ही नहीं, कालीमाटी स्टेशन का नाम बदलकर उन्होंने टाटा नगर स्टेशन रखा। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद टाटा के स्टील की डिमांड पूरे मार्केट में काफ़ी कम हो गई। इसके कारण टाटा स्टील को काफ़ी आर्थिक क्षति उठाना पड़ा। इतना ही नहीं, उन्हें मजदूरों को देने के लिए वेतन के पैसे भी नहीं थे। ऐसी स्थिति में 1924 में जापान में एक भारी भूकंप आया। उस समय जापान टाटा स्टील का मुख्य खरीदार था, जो टाटा स्टील प्रोडक्शन करते थे, जिनका नाम था पिग आयरन। तो जापान ने लेना बंद कर दिया। इसके कारण टाटा स्टील को और भी काफ़ी क्षति हुई। लगा 1924 में कि ये फैक्ट्री बंद हो जाएगी। फिर उन्होंने सोचा कि अगर ये फैक्ट्री बंद हो जाता है तो यहाँ पर निर्भर हजारों मजदूर कहाँ जाएंगे। उनके पिताजी का सपना को क्या होगा। उन्होंने सोचा मैं किसी भी स्थिति में इस फैक्ट्री को बंद होने नहीं दूंगा। और इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी के सारे आभूषण, जिसमें एक डायमंड का नेकलेस था, उन्होंने भी उसको गिरवी रख दिया और साथ ही अपनी पूरी व्यक्तिगत संपत्ति भी बैंक में गिरवी रख करके बैंक से लोन लिया और इस संकट से निजात पाया। इसके बाद धीरे धीरे टाटा स्टील उस संकट से बाहर निकलता गया और निरंतर प्रगति की ओर बढ़ता गया। फिर कभी भी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज पूरे विश्व में टाटा स्टील का नाम एक प्रमुख औद्योगिक इकाई के रूप में विख्यात हो गया। दोस्तों, जमशेद जी टाटा के बारे में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जमशेद जी को हमें आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माता के रूप में याद करना चाहिए।